स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया फाइलम सीलेंट्रेटा का एनिमल है। इसकी क्लास हाइड्रोजुआ है, ऑर्डर हाइड्रोइडा है, सब ऑर्डर लेप्टोमेडुसी है, इसकी फैमिली यूकोपिडी है, इसका जीनस ओबेलिया है एंड स्पेसीज जेनिकुलेटा है। ओबेलिया कॉलोनियल एनिमल है, यानी कि यह निव में रहता है और इसकी एसेक्सुअल जो कॉलोनी है यह रॉक्स पर, स्टोन्स पर या मॉलस्कन सेल्स पर चिपकी हुई मिलती है। तो इसकी अलैंगिक कॉलोनी चट्टानों, पत्थरों और मॉलस्का के कवच पर चिपकी हुई रहती है। इसका सेक्सुअल फॉर्म जो है वो फ्रीली स्विमिंग होता है, यानी कि लैंगिक रूप स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, जिसे मेड्यूसा कहते हैं। ओबेलिया में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी कि इसका शरीर जो है वो दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। एक सिलेंडर होता है यानी बेलनाकार होता है, जिसको पॉलिप कहते हैं, और दूसरा अम्ब्रेला शेप्ड होता है यानी कि छतरीनुमा होता है, उसको मेड्यूसा कहते हैं। पॉलिप जो है वो सेडेंट्री होता है, स्थानबद्ध होता है और कॉलोनी के रूप में अलैंगिक जनन करके अपनी शाखाएं बनाता रहता है, जबकि जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल फॉर्म है और यह फ्री स्विमिंग होती है, स्वतंत्र रूप से पानी में तैरने वाली होती है। कॉलोनी की शाखाएं पेरेंट कॉलोनी से पेड़ की शाखाओं के समान चिपकी हुई रहती है। इसमें पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो और ब्रांचेज निकलती है, सिलेंडर ब्रांचेज निकलती है, वो ब्रांचेज अपने पेरेंट के साथ में चिपकी हुई रहती हैं और पेड़ की टहनियों के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। ओबेलिया कॉलोनी एक जड़ के समान हॉरिजॉन्टल देहांकुर या हाइड्रोमूल, जिसको स्टोलोन और हाइड्रोराइजा कहते हैं, से बनी हुई होती है। तो कॉलोनी में एक तो जड़ के समान संरचना होती है, जिसको स्टोलोन कहते हैं या हाइड्रोराइजा कहते हैं, जिससे खड़े शाखित स्तंभ निकलते हैं, जिनको हाइड्रोकॉलस कहते हैं। तो इन जड़ों, जिनको हाइड्रोराइजा कहते हैं, उससे ऊपर की तरफ खड़े और ब्रांच्ड शाखाएं निकली हुई होती हैं, जिनको हाइड्रोकॉलस कहते हैं। हाइड्रोकॉलस से कई शाखाएं निकलती हैं, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर एकांतरित क्रम में निकलती है। तो यह अल्टरनेट ऑर्डर पर हाइड्रोकॉलस पर ब्रांचेस निकलती है। प्रत्येक शाखा में अंत में एक जीवक या जूओइड पाया जाता है, जिसे पॉलिप अथवा हाइड्रेंथ कहते हैं। तो प्रत्येक शाखा का अंत जो है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसको जीवोइड कहते हैं या जीवक कहते हैं। इसको पॉलिप, क्योंकि यह ओबेलिया की पॉलिप अवस्था है, इसलिए इसको पॉलिप कहते हैं या इसको हाइड्रेंथ कहते हैं। ओबेलिया कॉलोनी त्रिरूपी ट्राइमॉर्फिक होती है, जिसमें निम्न 3 प्रकार के जूओइड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप है पॉलिप या जिसको हाइड्रेंथ कहते हैं, सेकंड है ब्लास्टोस्टाइल यानी कोरक स्तंभ, और थर्ड है मेड्यूसा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें इसका डायग्राम देखो। पहले कॉलोनी का 1 पार्ट दिखाया गया है। यहाँ पे ओबेलिया कॉलोनी सीन बाय नेकेड आई, जो कि नंगी आंखों से दिखाई देती है, और जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें नीचे की तरफ जड़ के समान या रूट के समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हाइड्रोराइजा कहते हैं। इससे होकर के ऊपर की तरफ स्तंभ निकलता है, तना निकलता है, जिसको हाइड्रोकॉलस कहते हैं, और इससे शाखाएं निकली हुई हैं, जिसमें जूओइड्स लगे हुए हैं। यहाँ बीच में तने से या हाइड्रोकॉलस से इन शाखाओं को जोड़ने वाली संरचना, इन जूओइड्स को जोड़ने वाली संरचना को ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पर गोनोजूओइड्स है और हाइड्रेंथ है। हाइड्रेंथ भोजन प्राप्त करने का काम करता है, और जो गोनोजूओइड है वो लैंगिक प्रजनन करने का काम करता है,
तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुसा का निर्माण किया जाता है। फर्स्ट है पॉलिप और हाइड्रेंथ। ये ओबेलिया के न्यूट्रिटिव जूओइड्स है, यानी कि पोषक जीवक है। माइक्रोस्कोप में यह येलो कलर्ड सिलेंडर और कोन शेप्ड होलो सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। तो अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखें तो पीले रंग के होते हैं, बेलनाकार या शंकु होते हैं और खोखले होते हैं, थैली के रूप में दिखाई देते हैं। ये हाइड्रोकोलाई तथा उसकी शाखाओं के स्वतंत्र सिरे यानी फ्री एंड्स से जुड़े हुए होते हैं। तो जूओइड्स जो हैं वो हाइड्रोकोलस के शाखाओं के फ्री एंड्स या अंतिम सिरों पर जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रेंथ के शरीर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो एक हाइड्रेंथ के बॉडी में ये पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है स्टॉक या व्रंथ। हाइड्रेंथ का आधार भाग खोखले यानी होलो स्टॉक के साथ में जुड़ा हुआ होता है, जिसको हाइड्रोकोलस, जो कि हाइड्रोकोलस से जुड़ा हुआ रहता है। सेकंड है हाइपोस्टोम। हाइड्रेंथ का अगला सिरा या इसका डिस्टल पार्ट जो है, डिस्टल पार्ट का भी 1/3 पार्ट जो है वो कोन शेप्ड का होता है, शंकु आकार का होता है। तथा हाइपोस्टोम ओरल कॉन या इसको मेनुब्रियम कहते हैं। तो इस कोन शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि हाइड्रेंथ का 1/3 पार्ट है, इसके डिस्टल पार्ट का जो कि कोन शेप्ड है, इसको हाइपोस्टोम ओरल कॉन या मेनुब्रियम कहते हैं। इसके एपेक्स पर एक एपर्चर होता है, छिद्र होता है, जिसे माउथ कहते हैं। हाइपोस्टोम के आधार से मुख को घेरे हुए बहुत से टेंटाकल्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या जो है नियरली 24 होती है, लगभग 24 होती हैं। प्रत्येक टेंटाकल लॉन्ग, सॉलिड एंड थिन स्ट्रक्चर होती है। इसका माउथ जो एपर्चर है उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। मुख भीतर की ओर हाइड्रेंथ की मुख गुहा यानी माउथ कैविटी में खुलता है। यह गुहा सीलेंट्रॉन कहलाती है, इसीलिए इनको सीलेंट्रेटा में रखा गया है। तो इस कैविटी को सीलेंट्रॉन कहते हैं या इस कैविटी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। तथा सिनोसार्क गुहा से संबंधित होती है। सिनोसार्क गुहा जो कि इसके ब्लास्टोस्टाइल में है, ब्लास्टोस्टाइल होलो है या खोखले हैं, इनके अंदर कैविटी पाई जाती है जिसको सिनोसार्क कहते हैं, जो कि हाइड्रोकोलस की कैविटी के साथ में सतत रहती है। हाइड्रेंथ की देह भित्ति 2 स्तरों की बनी होती है। इसकी जो बॉडी वाल है उसमें 2 लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी डिप्लोब्लास्टिक होता है। मुख के समीप ये दोनों स्तर एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों स्तर एक दूसरे से ए सेलुलर लेयर मीसोग्लिया से अलग अलग रहते हैं। तो इसकी बॉडी वाल जो है वो 2 लेयर्स की बनी होती है। इसमें मीजोडर्म एब्सेंट होता है, इसमें मीजोडर्म एब्सेंट होता है। तो इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म की बनी होती है और इनके बीच में मीसोग्लिया पाया जाता है। इस कारण से ये दोनों परतें अलग अलग रहती है, लेकिन माउथ के पास में ये दोनों परतें आकर के आपस में मिल जाती है। हाइड्रेंथ के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पेरिसार्क पाई जाती है। यह पेरिसार्क फैल करके एक कोन शेप्ड कप के समान स्ट्रक्चर बनाती है, जो हाइड्रोथीका कहलाता है। हाइड्रेंथ के बाहर की तरफ भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको पेरिसार्क कहते हैं, और यह फैल करके एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हाइड्रोथीका कहते हैं। हाइड्रेंथ के आधार पर हाइड्रोथीका रहता है और हाइड्रेंथ जो है वो न्यूट्रिटिव जूओइड है, पोषक जीवक है, इसलिए ये कॉलोनी के पोषण या न्यूट्रिशन करने का कार्य करता है और भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले समस्त जो जंतु स्पर्शक है, समशक्ष जंतु स्पर्शक या टेंटाकल्स जो है उनके द्वारा सीलेंट्रॉन में आ जाते हैं, जहाँ इसका पाचन किया जाता है। तो भोजन के रूप में जिन
जंतुओं को ग्रहण किया जाता है उनको टेंटाकल्स की सहायता से सीलेंट्रॉन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर कि इनका डाइजेशन या पाचन होता है। यहाँ पर हाइड्रेंथ का LS दिखाया गया है, इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया गया है। तो ऊपर की तरफ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर माउथ है, इस कोन शेप्ड स्ट्रक्चर को हाइपोस्टॉम कहते हैं। इसके बाहर की तरफ टेंटाकल्स उपस्थित है, इन टेंटाकल्स पर निमेटोसिस्ट यानी दंश कोशिकाएं उपस्थित है। और अंदर की तरफ सीलेंट्रॉन है या गुहा है, और इसमें एंडोडर्म, मीसोग्लिया और एक्टोडर्म परतें दिखाई गई है। एंडोडर्म अंदर की तरफ है, मीसोग्लिया इन दोनों के बीच में है, और एक्टोडर्म सबसे बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ इसमें हाइड्रोथीका दिखाया गया है जो कप शेप्ड फॉर्म के रूप में है डायग्राम में। बीच में सेल्फ है और नीचे की तरफ पेरिसार्क है, सीनोसार्क है और पेरिसेक्रल एन्यूली उपस्थित है। सेकंड टाइप है ब्लास्टोस्टाइल और गोनेंजिया। जब हाइड्रोकोलस का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी हाइड्रोकोलस जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तथा विशेष प्रकार के सिलेंडर एनिमलक्यूल ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया बनाते हैं, ये संख्या में कम होते हैं। ये हाइड्रोराइजा और पॉलिप के बीच की एक्सिस में स्थित होते हैं। प्रत्येक ब्लास्टोस्टाइल एक संकरी, लंबी, खोखली नली के रूप में होता है। तो नैरो, लॉन्ग एंड होलो ट्यूब के रूप में होता है यह, जिसकी वॉल जो है डबल वॉल, इसकी भित्ति जो है वो उसमें दोहरी दीवारें या 2 लेयर्स होती है, उससे बनी होती है। इसके मध्य में भी सीलेंट्रॉन उपस्थित होती है। इसमें हाइपोस्टॉम और टेंटाकल्स दोनों अनुपस्थित होते हैं। ब्लास्टोस्टाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बहुत सी सॉसर यानी तस्त्री के आकार की रचनाएं बनाते हैं। ये रचनाएं मेडुसा कलिकाएं या मेडुसा बर्ड्स कहलाती है। पूर्ण विकास के बाद ये मेडुसा बर्ड्स अक्ष से अलग होकर के स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है। तो यहाँ पर नीचे डायग्राम बताया गया है ब्लास्टोस्टाइल का। इसमें हाइड्रोकोलस है, हाइड्रोकोलस से ऊपर शाखा निकल रही है, और इस शाखा को, क्योंकि यह पतली, लंबी और खोखली नली के रूप में है, इसको ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। और इसके अग्र भाग में जाते हुए या इसके दूरस्थ भाग में जाते हुए जूओइड स्थित होता है। थर्ड टाइप है मेडुसा और गोनोफोर, या इसको सेक्सुअल जूओइड कहते हैं। ऑबेलिया का एक पूर्ण विकसित मेडुसा छोटी छतरी या तस्त्री के आकार का या अम्ब्रेला या सॉसर शेप्ड और 1/4 इंच 1/4 इंच व्यास का होता है। इसकी बाहरी सतह जो है कॉन्वेक्स होती है या उत्तल होती है, जो कि एक एक्स अम्ब्रेलर सतह कहलाती है। इसमें अम्ब्रेला शेप्ड है, इसमें 2 सतह पाई जाती है। एक सतह जो कि बाहर की तरफ है उसको एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं, और भीतर वाली सतह कॉनकेव होती है जो सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाती है। इसके मध्य में एक छोटी खोखली रचना पाई जाती है, तो एक स्मॉल होलो स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको मेनुब्रियम कहते हैं, जो कि बाहर चौकोर मुख से खुलती है। तो मेनुब्रियम के अगले सिरे पर एक माउथ या चौकोर मुख पाया जाता है। मुख गैस्ट्रिक कैविटी व स्टमक में खुलता है, और गैस्ट्रिक कैविटी से 4 गैस्ट्रोडर्मल कैनाल या रेडियल कैनाल निकलती है। तो इसकी गैस्ट्रिक कैविटी से आगे चल करके 4 गैस्ट्रोडर्मल कैनाल या रेडियल कैनाल निकलती है, जो कि आगे चल करके सर्कुलर कैनाल में खुलती है। ये सर्कुलर कैनाल विलम के पास में स्थित होती है, और ओबेलिया के मेडुसा में विलम पूर्ण विकसित नहीं होती है। विलम जो है वो मिजेंट्री का एक पट होता है जो कि इसके मेडुसा के किनारे पर उपस्थित होता है। तो जिनमें यह उपस्थित होता है उनको क्रेस्पिडोंट मेडुसा कहते हैं, और जिनमें यह नहीं होता है उसको ए क्रेस्पिडोंट मेडुसा कहते हैं। तो इनमें ओबेलिया में यह विलम पूर्ण विकसित नहीं होती है।
विलम से टेंटाकल्स निकलते हैं और विलम में एंडोडर्म जो है वो नहीं पाई जाती है। इसकी एड रेडियल कैनाल के आधार के समीप कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स इकट्ठी हो जाती है तथा एक प्रकार का रिजर्वायर बनाती है जिसे स्टेटोसिस्ट कहते हैं। इसमें एक आधारीय कण जिसे ऑटोलिथ कहते हैं पाया जाता है। यह रचना इसके शरीर का संतुलन बनाने में सहयोग करती है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया है नीचे की तरफ अबेलिया मेड्यूसा का। तो इसकी एक्स अम्ब्रेलर सरफेस ऊपर की तरफ बताई गई है, नीचे की तरफ इसका मैनुब्रियम दिखाया गया है जिसके अग्र सिरे पर इसका माउथ स्थित है और मैनुब्रियम के चारों तरफ रेडियल कैनाल के पास में इसमें 4 गोनेड्स उपस्थित है और इसमें नीचे की तरफ जो है विलम दिखाया गया है, सर्कुलर कैनाल जिसमें रेडियल कैनाल 4 रेडियल कैनाल आकर के खुलती है और टेंटाकुलर बल्ब दिखाए गए हैं, टेंटाकल दिखाए गए हैं और इसमें सब अम्ब्रेलर सरफेस दिखाई गई है। नेक्स्ट है इसमें डायग्राम में अबेलिया मेड्यूसा का वेंट्रल व्यू, इसका अदर सतह दिखाया गया है। इसमें टेंटाकल से बाहर की तरफ पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट दिखाई गई है, विलम है, अंदर की तरफ 4 गोनेड्स है जो कि रेडियल कैनाल पर है, रेडियल कैनाल्स दिखाई गई है। इसमें लाइनिंग थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है डायग्राम में। सर्कुलर कैनाल दिखाई गई है, मैनुब्रियम है जिसके अग्र सिरे पर माउथ स्थित है, सब अम्ब्रेलर सरफेस है एंड स्टमक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन पॉलिप, पॉलिप में पोषण। तो फूड अबेलिया की कॉलोनी के अनुलंब हाइड्रोकॉलस भाग जो है कि शाखाओं के शिखरों पर न्यूट्रिटिव या हाइड्रा शेप्ड पॉलिप विकसित होते हैं जो संपूर्ण कॉलोनी या कंप्लीट कॉलोनी के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। ये प्रीडेशियस होते हैं, परभक्षी होते हैं और कार्निवोरस होते हैं यानी मांसाहारी होते हैं। इनका प्रमुख भोजन जीवित जलीय एक्वेटिक क्रस्टेशिया, निमेटोडा एवं अन्य सूक्ष्म कर्मी यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है वो होते हैं। और फीडिंग कैसे करते हैं? तो फीडिंग के लिए पॉलिप का स्वतंत्र सिरा जो है हाइड्रा की भांति एक कोनिकल उभार के रूप में होता है जिसको हाइपोस्टॉम या मैनुब्रियम कहते हैं। मैनुब्रियम के शिखर पर एक रंध्र होता है जिसको माउथ कहते हैं और मैनुब्रियम के आधार पर एक चक्र में लगभग 24 टेंटाकल्स व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटाकल्स पर निमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाएँ लगी हुई होती है और स्पर्शकों पर अनेक दंश कोशिकाएँ जो है यह बैंड्स के रूप में व्यवस्थित होती है। इन समूहों को बैटरीज कहते हैं। तो यहाँ पर निमेटोसिस्ट कोशिकाएँ जो हैं वो कॉलोनी के रूप में होती है या बैंड्स के रूप में होती है और इन बैंड्स को बैटरीज कहते हैं। एक स्पर्शक पर या एक टेंटाकल पर अनेक बैटरीज उपस्थित होती है क्योंकि टेंटाकल एवं इन पर उपस्थित निमेटोसिस्ट जो है दंश कोशिका निमेटोब्लास्ट दंश कोशिकाएँ जो हैं सक्रिय भोजन को पकड़ने और उसको ग्रहण करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया है। माउथ ये पीछे ही देखा था हमने डायग्राम, वही है। इसमें निमेटोसिस्ट की लोकेशन दिखाई गई है जो कि बैटरीज के रूप में इसके टेंटाकल्स पर उपस्थित है। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ फूड। आधार वस्तु से चिपकी निवा के विभिन्न पॉलिप अपने शरीर तथा टेंटाकल्स को लंबा और उसको फैला करके इधर उधर भोजन की खोज में लहराते रहते हैं। जैसे ही कोई शिकार इसकी स्पर्शक को किसी स्पर्शक को छूता है, टच करता है, उसी समय अनेक दंश कोशिकाएँ लग जाती है। तो इनमें ट्रिगर मैकेनिज्म पाया जाता है निमेटोब्लास्ट कोशिकाओं में तथा इसकी पेनिट्रेंट निमेटोसिस्ट के सूत्र जो है शिकार को भेद करके अपने विषैले पदार्थ यानी हिप्नोटॉक्सिन की उसको
घायल या अचेत कर देते हैं। घायल शिकार स्पर्श द्वारा मुख में डाल दिया जाता है और इसका जो माउथ है वो फैल करके बड़ा हो जाता है और भोजन को टेंटाकल्स मुख में धकेल देते हैं, जिसके फलस्वरूप यह सीलेंट्रॉन में या इसकी गुहा में आ जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। शिकार के हाइपोस्टोम के अंदर पहुंचते ही शरीर की भित्ति में पेरिस्टेल्सिस या कर्माकुंचक तरंग गति शुरू हो जाती है। साथ ही साथ इस क्षेत्र की एंडोडर्म की ग्लैंडुलर सेल्स म्यूकस का सिक्रीशन कर शिकार को चिकना बना देती है। इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप शिकार सीलेंट्रॉन अर्थात गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ऊपर से नीचे की ओर खिसकने लगता है तथा भोजन का पाचन होने लगता है। एंडोडर्म अर्थात गैस्ट्रोडर्मिस की एंजाइम सिक्रीटरिंग ग्लैंड सेल्स जो हैं अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को गैस्ट्रिक कैविटी में मुक्त कर शिकार का पाचन शुरू करती है। ये एंजाइम प्रोटीन पाचक होते हैं तथा शिकार की प्रोटीन का पाचन शुरू कर देते हैं। पाचन क्रिया के साथ पोषक पेशी कोशिकाओं की कसाबों के द्वारा तथा एंडोडर्म की कर्माकुंचन तरंग गति यानी पेरिस्टेल्सिस के कारण शिकार का पैरागैस्ट्रिक कैविटी में मंथन होता है, जिसके फलस्वरूप यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस अनडाइजेस्टेड फूड के छोटे छोटे टुकड़ों को पोषक पेशी कोशिकाएं सूडोपोडिया बना करके ग्रहण कर लेती हैं। जब कोशिकाओं के जीव द्रव्य में इस भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो कोशिकाओं जो पोषक पेशी कोशिकाएं हैं इनके कोशिका द्रव्य में इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है तथा पोषक पेशी कोशिकाओं में उपस्थित विभिन्न एंजाइम भोजन की प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वसाओं का पाचन करते हैं। अतः ओबेलिया में दो प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। भोजन के कुछ भाग का पाचन पैरागैस्ट्रिक कैविटी में ही होता है अर्थात कोशिकाओं के बाहर होता है। इस प्रकार के पाचन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। भोजन के शेष भाग का पाचन एंडोडर्म की पोषक पेशी कोशिकाओं के जीव द्रव्य में होता है अर्थात कोशिका के भीतर होता है। इस प्रकार के पाचन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन या अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में पचे हुए पोषक पदार्थ एंडोडर्म तथा शरीर के अन्य भागों में पैरागैस्ट्रिक कैविटी में मिलकर डिफ्यूजन द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से इंट्रासेलुलर डाइजेशन के द्वारा पचे हुए पोषक पदार्थ शरीर की अन्य कोशिकाओं में उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पहुंच जाते हैं। आवश्यकता से अधिक पदार्थ पोषक पेशी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन कणों तथा वसीय बूंदों के रूप में यानी ऑयली ड्रॉपलेट्स के रूप में संग्रहित रहते हैं। नेक्स्ट है ईजेशन या बहिर्क्षेपण। भोजन का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो भोजन ग्रहण करने के कुछ घंटों के बाद में पोषक पेशी कोशिकाएं पैरागैस्ट्रिक कैविटी में त्याग देती है और पैरागैस्ट्रिक कैविटी से या इसकी जठर वाहिनी गुहा में स्थित अनडाइजेस्टेड फूड जो है कोशिकाओं की कसाब गति और देह में पेरिस्टेल्सिस के फलस्वरूप मुख के पास आ जाते हैं और मुख द्वार से यानी माउथ के द्वारा ही इस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। अतः पॉलिप में इसका जो माउथ है वो एनस का भी काम करता है क्योंकि इसमें एनस एब्सेंट होती है। थैंक यू।